नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत के पास एक विशाल सेना थी और भारत ही बहुत ही ज़्यादा संपन्न देश था। भारत में अच्छी फसल भी होती थी और भारत के पास धन दौलत भी सबसे ज़्यादा थी। फिर भी कैसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, आज के वीडियो में मैं इस बात को आपको डीप एनालिसिस के साथ में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था वास्को डिगामा के ऊपर कि वास्को डिगामा ने वास्तव में भारत की खोज की है या फिर हमें गलत पढ़ाया जाता है इतिहास के विषय में। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अब बात करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने इतने शक्तिशाली साम्राज्य को नष्ट किया और भारत को गुलाम बना लिया। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी के अंत में भारत बहुत ही ज़्यादा संपन्न देश था और इतना ज़्यादा संपन्न था कि पूरे विश्व में जितना उत्पाद उत्पन्न होता था भारत अकेले उसका 1/4 भाग पैदा करता था। और दोस्तों, उस समय भारत में अकबर का कार्यकाल चल रहा था। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि अकबर अपने कार्यकाल के सबसे शक्तिशाली और दौलतमंद राजा थे और उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी और ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का कार्यकाल था और गृह युद्ध की स्थिति की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी। ब्रिटेन के लोगों को अपनी जीविका चलाना भी बहुत मुश्किल था। उस समय पुर्तगाल और स्पेन बहुत तरक्की कर रहे थे। ब्रिटेन की इतनी हालत ख़राब थी कि वह लोग पुर्तगाल के समुद्री जहाज़ों को लूटकर अपनी जीविका चला रहे थे। इसी समय ब्रिटेन के एक समुद्री यात्री को भारत की अपार संपत्ति का पता चलता है और यह बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई। और फिर सन 1600 में ब्रिटेन के 200 व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा और महारानी एलिजाबेथ भी उस कंपनी के समर्थन में थी। और इसी बीच भारत में 16 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं और जहांगीर अपना कार्यकाल संभालते हैं। और दोस्तों, भारत में जहांगीर का कार्यकाल चल रहा था। उसी दौरान कैप्टन विलियम हैंकिंग अपने व्यापारी साथियों के साथ में भारत के सूरत में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों, अंग्रेज़ भारत आते ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की सोच लेते हैं और वो इसी प्रस्ताव के साथ जहांगीर के पास में जाते हैं। लेकिन जहांगीर का व्यापार उस समय पुर्तगालियों और डचों के साथ में चल रहा था, इसीलिए पुर्तगालियों और डचों के दबाव के चलते जहांगीर ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने जहांगीर को तरह तरह का लालच देकर इस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया और कुछ समय के बाद जहांगीर ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद अंग्रेज़ों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में कंपनी स्थापित कर दी और व्यापार शुरू कर दिया। शुरुआत में अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को कंपनी में नौकरी दी और उनको अच्छी तनख्वाह भी दिया और भारतीय व्यापारियों को भी कंपनी से जोड़ते गए और कंपनी का साम्राज्य बढ़ता गया। कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा था और अंग्रेज़ों का लालच बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों का लालच इस हद तक बढ़ गया था कि वह भारत की सत्ता को अपने हाथों में लेने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से सन 1686 में अंग्रेज़ों ने मुग़लों से जंग छेड़ दी। उस समय औरंगजेब का कार्यकाल था। इस जंग में औरंगजेब की सेना ने अंग्रेज़ों की सेना को हरा दिया।
तभी अंग्रेज़ों ने यह जान लिया था कि इतनी आसानी से तो इनको नहीं हरा पाएंगे। तभी इन्होंने डिवाइड एंड रूल की कूटनीति अपनाई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिवाइड एंड रूल की कूटनीति इतनी ज़्यादा कामगार निकली कि आज हजारों वर्ष बाद भी आज के राजनेता इस नीति का प्रयोग करते हैं और इसी नीति के चलते भारत में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने हाथों में सत्ता को चलाते हैं। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जंग हारने के बाद में औरंगजेब से माफ़ी मांगी और उन्होंने वादा किया कि हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे, और औरंगजेब ने भी अंग्रेज़ों पर कुछ रुपए जुर्माना लगाकर उनको अपनी कंपनी संचालित करने का आदेश दे दिया है। और अंग्रेज़ भी पुराने जैसे अपनी कंपनी को शांतिपूर्वक चालू कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के मन का लालच मरा नहीं था। उन्होंने दूसरी योजना बनाई किस प्रकार से इनको हराया जा सके। और फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इस बीच भारत में बहुत से कमज़ोर शासक भी आए जिनकी नीतियां भारत के साम्राज्य को चलाने में असफल रहीं। और इन्हीं नीतियों के चलते अंग्रेज़ भी और शक्तिशाली होते गए और वो भारत में अपनी कंपनी का व्यापार विस्तार करते गए। और फिर सन 1717 में मुग़ल शासक ने अंग्रेज़ों के एक फरमान जारी किया और उस फरमान में यह लिखा गया कि अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए कुछ सालाना रकम देनी होगी। उस सालाना रकम के अलावा उनको ना तो कोई और टैक्स देना होगा और ना ही कोई कर देना होगा। और इसी बीच पारसी राजा भी भारत पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ ही समय में पारसियन सेना दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली की गद्दी पारसियों के कब्जे में होने ही वाली थी कि तभी मुग़ल शासकों ने पारसियन राजा को 2 करोड़ रुपए और कुछ हीरे मोती देकर अपनी गद्दी को बचा लेते हैं। इसी कारण से मुग़ल साम्राज्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का। और इसी बीच अंग्रेज़ तरह तरह की नीतियां बनाते रहे और फिर अंग्रेज़ों ने 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ दी। और इसी जंग को हम लोग इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से पढ़ते हैं। और युद्ध के साथ ही बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की, जिसको नवाब सिराजुद्दौला संभाल नहीं पाए और अंग्रेज़ों की नीति कामगार रही। और दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेज़ों के पास लगभग 3000 ही सैनिक थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। फिर भी सिराजुद्दौला की हार हुई, जिसका कारण था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जफ़र ने गद्दारी की थी। गद्दी के लालच में अंग्रेज़ों का साथ दिया और सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। समय बीतता गया और अंग्रेज़ और ताकतवर होते गए। फिर 1764 में अंग्रेज़ों ने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया। अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों के बीच फूट डलवाकर उनको कमज़ोर किया और बाद में उनकी सेना को हराकर उनकी रियासत पर कब्जा जमा लिया। और दोस्तों 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भारतीय ज़मींदारों को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लिया था, जिससे कि उनको कच्चा माल मिल सके। और दोस्तों ऐसी ही कूटनीतियों के चलते अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य के आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र को भी अपनी कैद में ले लिया और उनको बर्मा की जेल में बंदी बना लिया। और अब भारत पर अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। दोस्तों यही दास्तां है भारत को अंग्रेज़ों का गुलाम बनने की। दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अंग्रेज़ों ने भारत के लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं। कौन कौन से अच्छे काम किए हैं और अंग्रेज़ों की कौन कौन सी नीतियां बहुत अच्छी रही हैं,
उनको मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक कि दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वास्को डिगामा वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वीडियो और बहुत ही जानकारी देने वाला वीडियो है। आज का वीडियो यहीं तक कि आपको फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।